हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड। इससे पहले की वीडियो में हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की महत्वपूर्ण या आधारभूत मान्यताएं कौन कौन सी है। व्यक्तिक अध्ययन में एक या कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू किया जाता है या विशेष अध्ययनों के आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्ष हमारे द्वारा निकाले जाते हैं। इसका कारण है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की कुछ आधारभूत मान्यताएं, और ये मान्यताएं हैं जैसे मानव व्यवहार की समानता। व्यक्तिक अध्ययन की मान्यता है कि मानव व्यवहार में मौलिक एकता पाई जाती है। मनुष्यों में ऊपरी और बाहरी असमानताएं होने पर भी उनकी मूल प्रकृति, प्रवृत्तियों और प्रेरक शक्तियों में समानता पाई जाती है। समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा होता है। उद्विकासवादियों की मान्यता है कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है और इसी आधार पर व्यक्तिक अध्ययन के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू किए जाते हैं। दूसरी आधारभूत मान्यता है सामाजिक घटनाओं की जटिलता होना। सामाजिक जीवन की घटनाएं जटिल होती हैं और मानव के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। मानव व्यवहार का अमूर्त होने के कारण उसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य भी है, लेकिन मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन व्यक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा किया जा सकता है और इस दृष्टि से यह पद्धति एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तीसरा आधारभूत मान्यता है समय तत्व का प्रभाव। मानवीय व्यवहार और किसी घटना के अध्ययन में समय भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वो भूतकाल की अनेक घटनाओं और प्रभावों का प्रतिफल है। किसी भी घटना या परिस्थिति के पीछे अतीत का इतिहास छिपा होता है और इसीलिए किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटनाओं और इतिहास को जानना भी ज़रूरी होता है। व्यक्तिक अध्ययन में किसी घटना को कालक्रम में कार्य कारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के अपराधी, डाकू, नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में समय समय पर किन कारकों का प्रभाव पड़ा है, इसे इस पद्धति के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। चौथी आधारभूत मान्यता है परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति बार बार घटित होती है और एक इकाई के संपूर्ण अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती है और इसीलिए उसके प्रभाव का अनुमान एक ही इकाई का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करके लगाया जा सकता है। अगली आधारभूत मान्यता है संपूर्ण अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में यद्यपि समय अधिक लगता है, लेकिन जीवन की संपूर्णता में ही वास्तविक अध्ययन संभव हो पाता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रकार पढ़ेंगे हम, और व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के दो प्रकार या श्रेणियाँ होती हैं। पहला है व्यक्ति का व्यक्तिक अध्ययन और दूसरा प्रकार है समुदाय का व्यक्तिक अध्ययन। इस प्रकार पहले हम पढ़ेंगे व्यक्ति का व्यक्तिक अध्ययन, केस स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। इस प्रकार के अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती है। इसमें उसके जीवन का प्रारंभ से लेकर अब तक के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों और पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जाती है जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके सदस्यों, पड़ोस, मित्र मंडली, पत्र, डायरी, आत्मकथा, लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन और पृष्ठभूमि तथा प्रभारक कारकों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरा प्रकार है समुदाय का व्यक्तिक अध्ययन, केस स्टडी ऑफ ए कम्युनिटी।
इसमें किसी समूह, संस्था, जाति या समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि व्यक्तिगत अध्ययन में संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है। इस प्रकार के अध्ययन में बौद्धिक कुशलता, अनुभव और सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्री संकलन की व्यवस्थित पद्धति है और इसके लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया या प्रणाली। व्यक्तिगत अध्ययन एक सुनियोजित और व्यवस्थित अध्ययन है। इसमें अध्ययन की जाने वाली इकाई के बारे में सूक्ष्म, गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि से अध्ययन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों या प्रक्रिया से गुजरना होता है। जैसे पहला चरण या सोपान है समस्या का विवरण। इस पद्धति में सबसे पहले समस्या के प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। उसके बारे में भूतकाल और वर्तमान की समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है। समस्या के बारे में जिन पक्षों की व्याख्या करनी होती है उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है और समस्या का वर्णन और उसकी व्याख्या इस विधि का प्रथम सोपान है। समस्या के विवरण के भी कुछ चरण हैं, जैसे पहला है अध्ययन समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ केसेस। इसमें सबसे पहले तय किया जाता है कि किन व्यक्तिगत विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। ये व्यक्तिगत विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे साधारण विषय, विशेष विषय और असाधारण विषय। इकाइयों के प्रकार और संख्या का निर्धारण इसका दूसरा सोपान है। अध्ययन विषय के चयन के बाद अध्ययन के लिए इकाइयों की संख्या और उसके प्रकारों का तय किया जाता है। ये भी तय किया जाता है कि अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था या समुदाय में से क्या होगी और उनकी कितनी संख्या होगी। तीसरा इसमें सोपान है विश्लेषण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनालिसिस। इकाइयों की संख्या निर्धारित करने के बाद ये तय किया जाता है कि समस्या के किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों और उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। दूसरा सोपान है घटनाओं का कालक्रम। समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। ये भी ज्ञात किया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। तीसरा सोपान है निर्धारक कारक। व्यक्तिगत अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ ये कारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रमुख कारक और दूसरा है सहायक कारक। प्रमुख कारक वे कारक हैं जो किसी घटना के घटित होने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी रहते हैं। जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए उनके साथियों का योगदान या गरीबी प्रमुख कारक हो सकता है। दूसरा कारक है सहायक कारक। ये वे कारक हैं जो प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं। जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अतिरिक्त पुलिस का अत्याचार, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार और मानसिक तनाव सहायक कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। चौथा सोपान है विश्लेषण और निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति का अंतिम चरण संकलित तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर घटना का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्षों के आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान घटना के बारे में कार्य कारण संबंध ज्ञात किया जाता है। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण और सारणीयन किया जाता है। साथ ही समस्या का निदान और उपचार भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता के द्वारा अध्ययन की कमियों और भविष्य की संभावना का भी अध्ययन किया जाता है।